जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा क्लासेस डीएम में आप सभी का स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीटेट 2023 का जो पेपर होने वाला उसके लिए सीडीपी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। आइए इसको हल करते हैं। उससे पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो विकास से संबंधित दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसके विकल्पों पे ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है। बस हल्का सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास के संबंध में बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। जैसे इसमें पहला विकल्प दिया है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास का हर एक पहलू, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, हर एक पहलू एक दूसरे से अटैच होता है और एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये तो विकल्प नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही इसका उत्तर नहीं होगा। कथन सही वाला पूछा है। चलिए अगला देखते हैं। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में एक मत है। नहीं, एक मत कहाँ है। देखिए, जितने भी बाल विकास से संबंधित सिद्धांत आए बच्चों के लिए, विकास के लिए, वो सभी अलग अलग मत हैं। चाहे जिसका सिद्धांत आप लेंगे, सबका अलग अलग मत है। ठीक है ना। तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे अपने समाज से ही प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है केवल समाज से ही प्रभावित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये कथन यहाँ सही लग रहा है। लेकिन उसको सही करने से पहले हमें लास्ट विकल्प ज़रूर देखना चाहिए। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों में सभी में आप देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता नज़र आती है। सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। तो ये भी सही नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक है ना। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के बच्चों की बात हो रही है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो तीसरी क्लास का बच्चा क्या करेगा, दोस्तों के साथ दौड़ना। लेकिन ध्यान देना, सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा है यहाँ। ठीक है ना। क्या 3 में पढ़ने वाला बच्चा दोस्तों के साथ नहीं दौड़ सकता, बिल्कुल दौड़ सकता है। लेकिन इसमें सूक्ष्म गतिक पूछा है। ठीक है ना। एक धागे से मोती पिरोना, देखिए सूक्ष्म गतिक है, इसमें बहुत ही महीन काम होता है और वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी समझ थोड़ी विकसित हो चुकी हो। तो ये वाला ज़्यादा बेटर होगा अपेक्षाकृत ए के। ठीक है ना। लेकिन और भी विकल्प देख लेते हैं। सीढ़ियों से चढ़ना, आमतौर पे क्या तीसरी कक्षा का ही बच्चा चढ़ता है, नहीं, दूसरी का भी चढ़ सकता है, पहली का भी चढ़ सकता है। खरगोश की तरह फुदकना, ये तो हर बच्चे कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं है। धागे में मोती पिरोना एक सूक्ष्म गतिक कौशल माना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आएंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आनुवांशिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आनुवांशिक है, आप बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेरिडिटी पर डिपेंड करती है पूरी तरह से। आप उत्तर देंगे। पहला, आंखों का रंग आनुवांशिक होता है कि नहीं। बुद्धि आनुवांशिक होता है कि नहीं। इसमें देखो, एक ध्यान देना, पूर्णतः आनुवांशिक कहा है इसने, इसमें ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि देखो, आंखों का रंग तो पूर्णता होता है, आंखों का रंग पूर्ण रूप से क्या होता है, आनुवांशिक पे डिपेंड करता है। ये अलग से कोई नहीं, का पैदा होने के बाद आपका रंग बदलता रहता है आंखों का, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से ही एकदम पूर्ण रूप से। बुद्धि जन्मजात होती है, आनुवांशिक है, लेकिन यह पूर्णता नहीं है।
बाद में और भी उसमें बढ़ोतरी होती है और भी उसमें व्यवहार पे आने पर और ज़्यादा डेवलप करती है, तो ऐसा ये पूर्णता नहीं है। नैतिक विकास ये तो एकदम अनुवांशिक नहीं है, सामाजिक कौशल भी अनुवांशिक नहीं है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर में केवल ए ऑप्शन सही होगा। मतलब वैसे इसका और भी विकल्प दिया है ए बी सी डी, तो इसमें ए वाला यानी पहला ही केवल क्या है, पूर्णता सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उनसे उसी के अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल भाई, जैसा व्यवहार सिखाते हैं उसी के अनुरूप उनसे क्रिया करने की अपेक्षा करते हैं। विद्यालयी समाजीकरण की डैश 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 संस्था के रूप में, किस संस्था के रूप? तो आप सभी जानते हैं कि विद्यालय हमेशा द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण बनता है। हमेशा, कभी भी ये अलग नहीं होगा, हमेशा एक ऐसा होगा द्वितीयक समाजीकरण होगा। प्राथमिक जानते हैं आपका घर, परिवेश, आपका परिवार, ये सब के सब आपके क्या है, प्राथमिक है। लेकिन आप जानते हैं कि द्वितीयक में आपका कौन आता है? आपका विद्यालय, आपका ऑफिस, ये सब आपके द्वितीयक में आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की के अभिन्यास को प्रकट करता है? बहुत आराम से इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने 3 स्तरों की बात की थी, जिसमें पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, या जो आगे का क्रम में था 3 स्तर इन्होंने बताया था। जिसमें आप देखेंगे पहले में आप जानते हैं कि जिसमें आज्ञा एवं दंड का पालन वगैरह ये सारी चीज़ें थी। लेकिन दूसरे स्तर में यानी परंपरागत स्तर में इन्होंने अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की के अभिविन्यास को प्रकट किया था। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सीता का साइकिल, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर यही क्वेश्चन अधिगम स्थानांतरण से बना होता तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन बना है वह देखें तो हम जीन प्याजे के अनुसार बना है, जिसमें सीता का साइकिल चलाने का पूर्व अनुभव के आधार पे स्कूटर चलाने के तरीकों में देखो बदलाव करना, अगर कहीं भी आ जाए, कहीं भी अगर शब्द आ जाता है बदलाव करना, तो ध्यान देना मतलब उसमें उन्होंने क्या कि संशोधन कर दिया है। मैंने बताया था अनुकूलन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक समावेशन, एक समायोजन। समावेशन में हम स्थिति में बदलाव नहीं कर पाते हैं, बस शामिल कर पाते हैं, पूर्व ज्ञान को क्या कर पाते हैं, शामिल। लेकिन अगर हम उसमें बदलाव कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, समायोजन। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है? लाक्षणिक कार्य, लाक्षणिक कार्य का मतलब क्या होता है, अब इसको समझिएगा। जैसे बच्चा संकेतों के माध्यम से जो कार्य कर रहा था उसको भाषा का प्रयोग करके आरंभ करना, और जो बच्चा देखें अगर चीज़ों को अपने इंद्रियों से चेस्ट कर रहा था तो उसको एक्टिविटीज़ से कर देना, उसको अपने क्रिया रूप में ले आना, इस प्रकार का होता है लाक्षणिक कार्य करना। ठीक है ना, जिसमें लक्षण दिखाई, जो कार्य कर रहा है उसमें वो लक्षण प्रारूप में आ रहे हों। ठीक है ना। तो जानते हैं कि जीन प्याजे ने कितने चरण बताए थे, स्तर बताए थे, या कितने स्टेजेस बताए थे, अवस्थाएं बताई थी 4, जिसमें आपने देखा इंद्रिय जनित कामक अवस्था, फिर प्राक के संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो जब बच्चा किसी चीज़ का लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ करता है, भाषा कौशल तेजी से उसमें विकसित होता है। इस प्रकार की क्रिया को पूर्व संक्रियात्मक क्रियाओं में रखा जाता है। ओके, इसका आप लोग स्टेज बताएंगे कितना होता है पूर्व संक्रियात्मक क्रिया का, आयु कितना होता है, 2 से लेके 7 वर्ष की आयु। ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर।
इनमें से एक अध्यापिका और मतलब किसमें अध्यापिका और एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी सहयोगी गुट बनाते हैं और एक दूसरे के लेखांश एक दूसरे या एक करके लेखांश पर संवाद करके आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ है आपको बताना है। तो देखिए एक करके लेखांश मैंने अच्छा देखिए इसमें कुछ चीज़ों को ऐसे ही समझिए। अगर मैं कहूँ पाढ़ तो पाढ़ का अर्थ होता है क्या, मदद देना। पाढ़ का अर्थ क्या होता है, मदद देना, ठीक है ना। तो यहाँ मदद तो कर नहीं रही, एक दूसरे का सहयोग की गुट बना करके एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक चीज़ निभा रहा है तो दूसरा चीज़ वो निभा रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। खोजे निगम यहाँ खोजा नहीं जा रहा है, जो काम जिसको दिया गया वही कर रहा है, तो खोजने की बात ही नहीं। क्रम अनुदेशन भी यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर एक का अपना अपना क्रियाकलाप मिला है। तो इसमें अन्योन्य शिक्षण आप जानते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग जो होता है वो इस प्रकार की क्रिया करने का बात करता है। तो इसका विकल्प क्या सही होगा, ए, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का सुझाव दिया है। इनमें से लेव वाइगोस्की आप जानते हैं, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम क्या है बच्चों, आप लोग बताइए। आप जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक, ठीक है ना, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं कौन, वाइगोस्की महोदय। तो इनके 4 विकल्प दिए गए हैं। अनुदेशात्मक पाठ की बात करते हैं, या पुनर्बलन की बात करते हैं, साम्य धारण की बात करते हैं, अभिक्रमित शिक्षण की बात करते हैं। तो आप जानते हैं पाठ शब्दावली देने का काम वाइगोस्की जी ने किया था, ये आप जानते हैं। पुनर्बलन जानते हैं स्किनर में आता है, हल में भी आता है, ये तो है नहीं। संतुलन साम्य धारण जीन पियाजे का लैंग्वेज है। स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित शिक्षण, ये तीनों नहीं हो सकता। बाकी पाठ वाला किससे संबंधित है, लेव वाइगोस्की से संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 10वां आते हैं। 10वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, जिसमें बच्चे अपने हर एक समस्या समाधान के हेतु प्रोत्साहित रहते हैं या उसको मतलब अपने लक्ष्य के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी कक्षाओं को विकासशील या प्रगतिशील शिक्षा के नाम से देखा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके संदर्भ में सही है। तो देखिए आप लोग बताइएगा इसको। पहला ऑप्शन दिया, कम दक्ष वाले बालकों को कक्षा में उपेक्षा करना। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी की उपेक्षा कैसे आप कर सकते हैं कक्षा में, नहीं। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है, भाई प्रजातंत्र ही होना चाहिए, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल यही तो है प्रगतिशील कक्षा, जिसमें समस्या समाधान हेतु क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके। कक्षा मुख्यतः पाठ पुस्तिका केंद्रित होनी चाहिए, नहीं बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है ना। सभी नियम शिक्षक निर्धारित करें, नहीं ऐसा कैसे, बालक के अनुरूप ही तो शिक्षक निर्धारित करेंगे किस प्रकार का कार्य करना है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अगला 11 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के संबंधित है, जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत आप जानते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को देखिए किसी अन्य की बात कर रहा है, ठीक है ना। मनोदशा एवं स्वभाव को प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से, यानी किसी अन्य की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, किसी अन्य की। अगर किसी अन्य की बात करे तो हमेशा जान लीजिए इंटर, उसमें क्या कर रहा है, दूसरे में इंटर कर रहा है। और अगर इंट्रा लग जाए तो मतलब अपने की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए इंटर जो उसमें लिखा है, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर वैयक्तिक बुद्धि, और अंतः व्यक्ति मतलब अपने अंदर अगर वो देखता, लेकिन यहाँ दूसरे के अंदर देख रहा है ना। अगर अपने अंदर देखता तो वैयक्तिक बुद्धि अंतः व्यक्ति हो जाती, लेकिन दूसरे के अंदर देख रहा तो इंटरपर्सनल, ठीक है ना। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ये रूढ़िवादिता से संबंधित है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लड़की की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता द्वारा पुत्र को कहा गया वाक्य क्या दर्शाता है। सबको लगता है ना लड़के रोते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लड़के रोते हैं ना। और जब वो रोते हैं ना तो जान लो बहुत बड़ी समस्या है उनके पास, क्योंकि वास्तव में वो उस तरह से नहीं दिखाते हैं कि वो रो रहे हैं, कि वो क्या जता रहे हैं, लेकिन जब वो रोते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। खैर ये कथन जो कहा गया, लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो, पिता द्वारा पुत्र द्वारा कहा गया वाक्य क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता ये दर्शाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, इसमें आपको ध्यान से पढ़ के देखना होगा। देखिए कौन सा सही नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थी के निरंतर प्रशिक्षण करने का आसान तरीका है। नहीं, आसान तरीका है ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये तो सही लग रहा है। हाँ भाई, सबसे आसान तरीका आजकल है क्या? सतत एवं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसने कहा है सही नहीं है कौन? ये तो सही है ना। हाँ, शिक्षकों के लिए, अच्छा, समझ में आ गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, तो बिल्कुल यही तो नहीं सही है ना। शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को निरंतर प्रशिक्षण करने का आसान तरीका, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगला हम पढ़ लेते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है ये, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये नवीनतम, सबसे नवीनतम है, अभी 2020 में ये आया है, अच्छी तरह से लागू हो रहा है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि को पैदा करता है, बिल्कुल ये भी सही है। और देख लेते हैं डी ऑप्शन। पेपर कलम प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की सभी पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो सतत एवं व्यापक से कर लेते हैं। ये आसान तरीका नहीं है, ये ध्यान देना, ये आसान तरीका नहीं है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया, लेकिन अच्छे से हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देखेंगे डिटेल में। कथन पहला है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा की विविधता समझाना चाहिए। बात तो सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं सही है भाई। कक्षा की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा है, विविधता, उसको समझाना चाहिए कक्षा में। अगला है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। समरूप समूह गठित करते हैं, नहीं भाई, समरूप समूह कहाँ गठित करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। समरूप समूह नहीं गठित करते हैं, तो इसका मतलब ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है, बी गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 15 नंबर। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनी आह पिनाला, आप जानते हैं रंगों का क्रम होता है, आपने इसको ध्यान भी दिया होगा। जो श्वेत किरण आता है सूर्य का, उसका 7वां क्रम है बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला ना से नारंगी हो जाएगा, सॉरी, और लाल, इस तरह से होता है। ये आपके विबग्योर की बात कर रहा है। क्रम कह रहा, विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंगों को क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? मतलब ट्रिक बता रहा है, यह योजना क्या कहला रही है, यही कह रहा है। साधन लक्ष्य विशेषण, स्मरणोपकारी, जी मैंने जो इसमें होता है स्मरणोपकारी, मतलब ये ट्रिक ही होता है, ट्रिक को ही यही नाम दिया जाता है मनोविज्ञान की लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी, ठीक। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। और इसी तरह से रोजाना आप प्रैक्टिस सेशन में बने रहिएगा, रोजाना वीडियो को देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।